ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इन क्वेश्चंस के बारे में सोचते होंगे। देखो, ट्रिगर्ड इंसान के 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और स्ले पॉइंट के 6 मिलियन हैं, लेकिन फिर भी स्टेजेस पे या फैन फेस्ट में हमेशा अभ्युदय और गौतमी ही दिखते हैं और निश्चय को वहां बुलाया भी नहीं जाता। ऐसे ही कितने सारे क्रिएटर्स हैं जिनके 10-15 मिलियन या इससे ज़्यादा भी सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन 5-6 मिलियन वाले बी यूनिक और मोस्टली से इनको हमेशा यूट्यूब के बैनर पे फ्रंट सीट मिलती है। ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी ज़रूर आते होंगे। एक बार सोच के देखो कि क्या रीज़न हो सकता है। अगर कुछ आंसर आता हो इसका तो कॉमेंट्स में लिख के बताओ, और अगर नहीं आया कुछ दिमाग में तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तन्मय भट्ट ने अपने चैनल पे हार्डली 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे और उनको नेटफ्लिक्स पे काम मिलना चालू हो गया था, और वहीं पे सौरव जोशी को 10 मिलियन के नज़दीक आना पड़ा, तब जाके नेटफ्लिक्स ने उसको अप्रोच किया। इसका एक रीज़न तो ये है कि तन्मय के कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक फैक्टर है जिसको जानने के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखो जिससे आपको ये फैक्टर पता चले और मुझे बराबर वॉच टाइम मिले। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें नंबर्स और ब्रांड वैल्यू बिल्कुल अलग अलग है। इसकी एक वजह तो नीश भी है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस नीश में 1 मिलियन का क्रिएटर इक्वल है कमेंट्री नीश के 4-5 मिलियन वाले सब्सक्राइबर्स के क्रिएटर के। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि सेम नीश के अंदर भी मेन स्ट्रीम मिस्ट्री देखने को मिलती है। जैसे गेमिंग नीश में देख लो, टोटल गेमिंग के 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और मिथपैट के अभी 10 मिलियन हुए, और यूट्यूब सीन में मिथपैट की वैल्यू टोटल गेमिंग से कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है कि मुझे कैसे पता कि मिथपैट की वैल्यू अजय से ज़्यादा है। ऐसे कोई नंबर्स थोड़ी लिखे हुए हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है और उसकी उतनी है। ये वैल्यू या ब्रांड वैल्यू का पता लगाने के लिए हमें सिर्फ अपने कॉमन सेंस का यूज़ करने की ज़रूरत है। ये देखो कि इनमें से कौन है जो बड़े क्रिएटर्स या मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स के साथ कोलैब करता है, इनमें से कौन है जिसको पॉडकास्ट के लिए बुलाया जाता है, और इनमें से कौन है जो पॉडकास्ट पर जाता भी है। ऐसे कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि ब्रांड एंडोर्समेंट। ये गेमिंग चैनल्स हैं और इनकी ऑडियंस मोस्टली किड्स हैं, तो इतने ब्रांड्स इनके पास आते नहीं है, लेकिन फिर भी मिथपैट ने अपनी ब्रांड वैल्यू पे बहुत काम किया हुआ है, और अपने चैनल को सिर्फ गेमिंग से बाउंड कर देने की जगह उसने अपने चैनल को एंटरटेनमेंट चैनल बना लिया है। मिथपैट ने अपना स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया है, नेटफ्लिक्स पे भी कई सारे वीडियोस कर लिए हैं, और वहीं पे टोटल गेमिंग ने इवॉल्व करने का सोचा भी नहीं है अभी तक। और इसी की वजह से मिथपैट की ब्रांड वैल्यू अज्जू भाई से कई गुना ज़्यादा है। वैसे मैंने इन दोनों पे डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं, देखने हो तो एंड स्क्रीन से देख लेना। और जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने देखे हैं, वैसे ही सेम एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं यूट्यूब सीन पर। लेकिन इस मेन स्ट्रीम मिस्ट्री का सबसे बड़ा रीजन है क्या? ये क्वेश्चन अभी भी ऐसा कैसा ही है। देखो, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन तो नहीं है सच, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये मेन स्ट्रीम मिस्ट्री एग्जिस्टेंस में आती है। उन फैक्टर्स को देखते हैं। इनमें से एक ऐसा भी फैक्टर है जो सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है इस टॉपिक पे। पहला है रेलेवेंसी ऑफ कंटेंट। जैसे दैट इंडियन गीक बोलता है कि ही इज द मोस्ट इररेलेवेंट यूट्यूबर ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली मजाक में, लेकिन ये इररेलेवेंसी वाला फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूट्यूब पर। आपका कंटेंट एक्सपायर हो उससे पहले उसको बदल लेना चाहिए, जैसे रणवीर ने किया। अगर कंटेंट ही इररेलेवेंट हो गया तो छोड़ दो ग्रोथ के सपने। जैसे कि एक एग्जांपल है इसका, ये गेमर बॉयज जो अपनी प्रोफाइल पे पबजी या फ्री फायर के आइकन्स लगा के शॉर्ट्स डालते हैं। अगर भाई सच में गेमिंग के लिए पैशनेट हो तो बंद कर दो ये सब और प्रोफेशनली वीडियोस रिकॉर्ड करो, वॉइस ओवर करो और पूरा काम करो। सिर्फ शॉर्ट डालने से तो तुम्हारा ब्रांड बनने से रहा। शॉर्ट्स डालने से भी बहुत हद तक कोई चैनल ग्रो हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा फैक्टर है ऑडियंस एज। अगर आपकी ऑडियंस बच्चों की है, मतलब 14 से 18 के बीच की ऑडियंस है, तो बड़े लेवल पे ग्रो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस फैक्टर में एक्सेप्शंस बहुत हैं। बीस्ट बॉय शो, मिथपैट और टेक्नो गेमर्स, इन तीनों ने बहुत रो शुरुआत की थी, लेकिन अभी अच्छी ब्रांड वैल्यू बना के बैठे हैं। पूरे गेमिंग नीश की ऑडियंस मोस्टली बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी गेमर्स बहुत हद तक ग्रो हो जाते हैं और उनमें से बहुत सारे मेन स्ट्रीम भी बन जाते हैं। लेकिन जो डेडिकेटेड किड्स के लिए वीडियोस बना रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नाम तो नहीं पता मुझे ऐसा किसी का, लेकिन ट्रेंडिंग पेज पे देखने को बहुत बार मिल जाते हैं। एक तो आयु पीहू शो करके, तो ऐसा कंटेंट जो बना रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने बच्चों को अभी से मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रांड वैल्यू की या फिर मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स की, इनको वहाँ पे जगह मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं स्पेसिफिकली उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो जानबूझकर अपने बच्चे को मोनेटाइज कर रहे हैं। इस टॉपिक पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती है, देख लेना आई बटन में अगर बना दी हो तो। अभी के लिए फैक्टर नंबर 3 देख लेते हैं, जो है आपकी मीडिया कंपनी, कि आप कौन सी मीडिया कंपनी के साथ हो। मीडिया कंपनी बेसिकली ऐसी एजेंसी होती है जो ब्रांड्स और क्रिएटर्स का इकोसिस्टम क्रिएट करती है, और ऑब्वियसली फिर जितने भी क्रिएटर्स उस एजेंसी के अंदर होते हैं वो तो सारे आपके फ्रेंड्स ऐसे ही बन जाते हैं। जैसे प्रणव की कंपनी में स्ले पॉइंट, मिथपैट, साइमन सेज और अक्ष बागला हैं, और इनका पूरा एक अलग क्रिएटर इकोसिस्टम है। ये साथ में ट्रिप्स पर भी जाते हैं। और ऐसी एक कंपनी है रणवीर इलाहाबादिया की मंकी।
तो ये एजेंसी वाला फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी क्रिएटर को पॉपुलर करने के लिए। नेटवर्क्स और कॉन्टेक्ट्स वाला फैक्टर भी इसी में इंक्लूडेड है। और जो क्रिएटर्स इंडिपेंडेंटली ब्रांड्स को हैंडल करते हैं वो पैसा तो बहुत बचा लेते हैं, लेकिन फिर उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। इसका प्राइम एग्जांपल है मेक जोक ऑफ। ये चैनल ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में विंजो को प्रमोट करता है। आई डाउट कि ये क्रिएटर किसी एजेंसी का पार्ट है और इसकी वजह से पैसा तो बहुत बच रहा है इसके पास, क्योंकि मीडिया कंपनी कमीशन नहीं ले रही है, लेकिन फिर एक्सपोजर भी नहीं मिल पाता है इस चैनल को इतना। हाँ, अच्छी ऑडियंस है एमजीओ की और अभी फेस रिवील भी नहीं किया है। लेकिन इस चैनल का मेन स्ट्रीम ना बनने का सबसे बड़ा कारण है अपना फैक्टर नंबर लास्ट, टॉप जियोग्राफीज। ये कॉलम होता है यूट्यूब स्टूडियो के अंदर और इसके अंदर आपको पता लगता है कि आपके व्यूअर्स कहाँ से देख रहे हैं। स्टूडियो में आपको टॉप ज्योग्राफीज में कंट्रीज के नाम दिखते हैं, लेकिन हमारा फैक्टर रिलेटेड है नेशनल लोकेशंस पर। आसान भाषा में बोलूं तो कहीं आपके व्यूअर्स एक पर्टिकुलर जगह से तो नहीं बिलोंग करते, या फिर बहुत सारे स्टेट्स और सिटीज में फैले हुए हैं। अमित भड़ाना, राउंड टू हेल, सौरव जोशी, ये 3 ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी ऑडियंस एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करती है, जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन। इसलिए जब अमित भड़ाना फैन फेस्ट पे परफॉर्म करने जाते हैं तो उनके साथ ये होता है। और वहीं पे बीबी की वाइन्स का जो कंटेंट है वो पॉपुलर है मोस्टली पूरी इंडिया में, ऑब्वियसली जहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है। और इसी की वजह से भुवन की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है बाकी सबसे। लेकिन अब तो अमित भड़ाना ने भी काफ़ी इवॉल्व कर लिया। तो जब भी आप कंटेंट बनाओ तो मेक श्योर कि आप बहुत सारे रीजन्स को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि स्पेसिफिक रीजन्स को टारगेट करने के लिए बहुत सारा कंपटीशन सामने आएगा। क्योंकि जब से अमित भड़ाना पॉपुलर हुआ है तब से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंटेंट बनाने की एक रैट रेस चालू हो चुकी है। हर बंदा जो खड़ी बोली बोलता है वो कंटेंट बना रहा है और 2-3-5 मिलियन व्यूज भी ले रहा है हर वीडियो पे। लेकिन इसी फील्ड में अगर कोई कंटेंट बनाने की सोच रहा है तो अभी कुछ और करने का सोचो और वहां से अपनी ऑडियंस बनाओ। ये कुछ और कुछ भी हो सकता है, मिमिक्री से लेके कमेंट्री तक। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको लास्ट वाला फैक्टर। जिसकी ऑडियंस ज़्यादा रीजन्स में बन जाती है वो लॉन्ग रन में मेन स्ट्रीम बन जाता है। और देखो, ये चीज़ जितनी फैक्चुअल लगती है उतनी है नहीं, इसमें एक्सेप्शंस और कॉन्ट्रडिक्शंस दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये फैक्टर्स सबसे प्राइम फैक्टर्स हैं। इतना ही था आज के वीडियो के लिए। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कर दो, अगले वीडियो का वेट करो, वो और भी मस्त होने वाला है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। एंड स्क्रीन में टोटल गेमिंग और मिथपैट के वीडियोस डाल रहा हूँ, वो देख लो।